कितनी कॉइल होती है PM439 में, पता है? सर शायद 6-7 होती हैं। 3 4 5 6 7 कॉइल होती है। ये 7 कॉइल में आपका 7 नहीं 6 सप्लाइयां बनती हैं। 7 कॉइल में 6 सप्लाइयां बनती हैं। आज आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर होगा। पावर आईसी के अगल बगल ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, तमाम सवाल जवाब हो रहा है आप लोगों का डेड फोन में। पहले हम लोग चार्जिंग का तो देखे ही हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा सबको कि रिपेयर कैसे करना चाहिए। बाकी और सेक्शन हम उसमें देखेंगे चार्जिंग का, लेकिन अभी पावर का थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये थोड़ा नहीं है, पावर का ये कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे जो पावर पढ़ेंगे। उसके बाद एक दूसरा पावर पढ़ेंगे, उसके बाद मीडियाटेक पढ़ेंगे, मीडियाटेक का एक पावर ऐसी पढ़ेंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे आपके HI वाली जो आप बोल रहे हो उसका पढ़ा देंगे, सैमसंग का जो बोल रहे हो वो पढ़ा देंगे चार्जिंग, और स्पेक्ट्रम का जो आप बोल रहे हो वो पढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पे इन सभी कॉइलों का कनेक्शन जो होता है, देखो जैसे कि ये जो कॉइल होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। दो कॉइल ऐसे आपस में कनेक्टेड होगी। ये कॉइल का जो नाम है ये होगा APC, एप्लीकेशन कोर। और ये दोनों कॉइल आउटपुट में लगा होता है, किसके? पावर आईसी के। और ये एक कॉइल है जिसमें से वोल्टेज आउट करेगा, ये होगा CPU का कोर वोल्टेज। ये एक कॉइल है जिसमें होगा हायर LDO 2 वोल्ट। और ये एक कॉइल है जिसमें होगा लोअर LDO 1.25 वोल्ट। और ये एक होगा मॉडेम, और ये एक होगा मेमोरी सप्लाई, जो कि CPU में ही जाएगी 0.9 वोल्ट। मॉडेम ऑफ रहता है और जब बनेगा तो 0.8 बनता है। कोर वोल्टेज 0.8 बनता है और बक सप्लाई भी 0.8 वोल्ट बनता है। ये तो रही वोल्टेज की बात। पहले इस आईसी के अंदर क्या एंट्री करेगा? पहले इस आईसी के अंदर इनपुट क्या होगा? पहले इस आईसी के अंदर इनपुट के तौर पे क्या होगा? VPH पावर। कहाँ से आता है? चार्जिंग आईसी से। ये सबको पता होना चाहिए कि चार्जिंग आईसी से VPH पावर पावर आईसी के अंदर मिलता है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं ना, उस कैपेसिटर पे आप उस वोल्टेज को चेक कर सकते हो। आईसी के जड़ में कैपेसिटर होते हैं ना, सटे एकदम। तो जितनी कॉइल होती है ना आउटपुट में, उतने तो कम से कम VPH की कॉइल यहाँ पे होंगे। अगर 7 कॉइल है तो कम से कम 7 कैपेसिटर यहाँ पे जरूर होंगे। समझ रहे हैं? तो इसको हम इतना ना करके थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते क्योंकि जगह कम होगा इसलिए। क्लियर इतना? अब देखिए हर एक लाइन का एक अलग फीडबैक लाइन होता है, वो भी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आउटपुट जब हो रहा है, ये हमारी इसमें एक हायर फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ जब बनेगी तो एक फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये आउट करेगा तो यहाँ पे कई सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, सीरीज में नहीं है। हाँ, ये हमारे पैरेलल लगे हुए हैं, दिख रहा है? लाइन से इस तरह से कई सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, देखा होगा आपने। और उस कैपेसिटर से जैसे ये सप्लाई कॉइल से स्मूथ होकर आगे निकलेगी, तुरंत फिल्टर होकर यहाँ पे प्योर वोल्टेज बन जाएगी। और वो प्योर वोल्टेज CPU के अंदर चला जाएगा, ये भी CPU के अंदर चला जाएगा। सेम इसमें भी वैसे ही कई सारे कॉइल लगे होंगे आउटपुट में, कॉइल भरो कैपेसिटर लगे होंगे आउटपुट में। इसी तरह से हमारा हायर LDO में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, लोअर LDO में भी 2 ही कैपेसिटर दिखेंगे। मॉडम में कई सारे कॉइल कैपेसिटर लगे होंगे, कॉइल के आगे लगे होते हैं, ये कॉइल के पहले नहीं होते हैं। और मेमोरी में भी 3-4 कॉइल कैपेसिटर लगे होंगे। तो देखो ये फीडबैक लाइन जो है, कोर वाली लाइन में जो मैंने दिखाया कैपेसिटर से, फीडबैक लाइन जो है इस तरह से रिटर्न आईसी के अंदर आती है। फीडबैक, अगर ये वोल्टेज लाइन ओपन हो गई तो क्या होगा? जो हमारा कोर वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो पूरा नहीं बनेगा, वो कम बनने लगेगा, वो 0.3 0.2 ऐसा हो जाएगा और हमारा फोन डेड हो जाएगा। और आप पूरा आईसी बदल लोगे, कितनी बार भी काम कर लोगे, आईसी बदलने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रैक ओपन है फीडबैक वाली। इसी तरह से फीडबैक लाइन इसमें भी होगी, बॉक्स सप्लाई में भी, कोर सप्लाई में तो है ही, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ में नहीं होगी, मेमोरी सप्लाई में भी होगी, मॉडम में भी होगी। मॉडम में ऑफ रहता है तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है डेड के लिए। हाँ बताइए।
सर ये फीडबैक सप्लाई क्या होती है? जैसे आपने अभी बताया कोर का बताया, एपीसी का बताया, ये फीडबैक सप्लाई का सर मतलब किस यूज के लिए होता है सर फीडबैक? जैसे कि फीडबैक का मतलब समझते ही होंगे आप, नॉर्मल लाइफ में जो होता है, किसी कंपनी से आप कुछ लेते हैं तो कंपनी फीडबैक लेती है ना? जी जी फीडबैक क्यों लेती है? फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब है कि आप हमारे सर्विस से संतुष्ट हैं कि नहीं, है ना? जी जी। कैसा लगा आपको तो ये सर्विस? फीडबैक की सप्लाई में कोई कंपोनेंट भी होता है? नहीं, वो इंटरनल लाइन होता है, वो आगे वाले कैपेसिटर से होता है। ये चेक होता है इसमें, आईसी को ये पता चल जाता है कि जो हम वोल्टेज बना रहे हैं रेगुलेटर से अपने अंदर, इसके अंदर मॉसफेट है, इसके अंदर डुअल मॉसफेट है जो रेगुलेटर है, जो स्विच करके ये वोल्टेज बना रहा है। इसलिए इस वोल्टेज में इस तरह से फ्रीक्वेंसी होगी मिक्स, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो भी आउटपुट कॉइल लगे उसमें मॉसफेट लगे होते हैं आरसी के अंदर, वो स्विच करती है, और जब वो स्विच करेगी तभी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज बनेगी। और इसीलिए यहाँ पे बक कॉइल का यूज किया जाता है। माइक बंद करिए। इसीलिए यहाँ पे बक कॉइल का यूज किया जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी को रिलीज कर सके, नहीं तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी आउट करके सीपीयू में जाने लगेगी और आपका फोन हीट होने लगेगा, सीपीयू तेजी से गर्म होने लगेगी और फोन हो जाएगा हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट या फिर डेड। ठीक है, कई बार हमने देखा है कोर लाइन की फ्लैग कॉइल को हमने जंपर भी कर दिया है सिंगल वायर से, तब भी फोन ऑन रहता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जैसे फोन पे ज्यादा वर्क करो, नेट भी चलाओ, वाईफाई भी ऑन करो, कई सारा काम करो, सॉन्ग प्ले करो, तो फोन बंद हो जाता है। लेकिन जब कॉइल लगा दो तो फोन चलता रहता है, और एक जंपर मार दो कॉइल हटा के तभी फोन ऑन हो जाता है, लेकिन लोड पड़ने पर वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सर सीपीयू हीट होता है, लोड पड़ता है तो उसमें करंट की मात्रा बढ़ती है जब लोड पड़ता है तो कोर लाइन में, और एप्लीकेशन कोर लाइन में। और जब लोड बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, तो उसके साथ पल्स भी तो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जाके सीपीयू को हीट कर देती है और सीपीयू जो है ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सर कई बार ये भी देखा है, जैसे ये सीपीयू के साथ जो कैपेसिटर रहते हैं बीप करते हैं, ये कॉइल भी हाँ बीप करते हैं, अभी लेकिन अभी अगर आते हैं सीपीयू उसके हटा ऊपर, देते हैं ना। अभी उसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा, इसीलिए तो आज ये टॉपिक कर रहे हैं कि हम वो चीज समझ सके कि इस पे बीप आता है ठीक तो ओके उसको सर। क्या करें। ठीक है, अब ये हार्डवेयर हायर एलडीओ जो है 2 वोल्ट की सप्लाई होती है, और लोअर एलडीओ 1.25 वोल्ट होता है। ये दोनों सप्लाइयां जो है यहाँ पावर आईसी से बनकर रिटर्न पावर आईसी में आती है, और वहां से वीरेगुलेटेड टू सप्लाई बनती है। उसके बारे में अभी बात करेंगे। फीडबैक समझ में आ गया आपको? फीडबैक मोस्टली किसका किसका इंपॉर्टेंट है बताइए? एपीसी का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, कोर का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न का तो इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मॉडर्न तो पहले नहीं बनता है, और जब ये ओपन भी हो जाए तो फोन तो कम से कम ऑन होगा, डेड तो होगा नहीं उसकी वजह से। ठीक है, और मेमोरी का फीडबैक इंपॉर्टेंट है। नजर आ रहा है? ये 3 लाइनों की फीडबैक इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जी सर। चलिए अब देखिए, मेमोरी इसमें, वाला ओपन होगा तो भी इससे डेड हो जाएगा क्या सर? हाँ ये नहीं आउट होगा ना, ये एमएमसी में नहीं जाता, ये सीपीयू की ऑन चिप मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू की आपकी इंटरनल मेमोरी है, सीपीयू की माइंड के लिए। ठीक है, ये वो मेमोरी वोल्टेज नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो रैम की वोल्टेज होती है, एमएमसी की होती है, उसकी वोल्टेज नहीं है ये, वो तो अलग होती है। ये मेमोरी पावर जो है ना, ऑन चिप मेमोरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सीपीयू मेमोरी। ठीक है, ये सीपीयू में जाएगी। जी सर। ये मॉडर्न सप्लाई भी कहाँ जाएगी? सीपीयू में जाएगी, लेकिन ऑफ रहेगी प्रेजेंट टाइम में। जब चार्जर लगा के आप चेक करोगे तो जैसे फोन ऑन होगा तुरंत ये वोल्टेज मॉडर्न की भी बनेगी, ऑन होने के बाद। तो डेड में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा लोअर एलडीओ हायर एलडीओ बनेगी, ये सीपीयू में नहीं जाएगी, ये रिटर्न इसी पावर आईसी के अंदर आएगी। और साथ ही साथ एक बार वीपीएच पावर भी इसके अंदर आएगी, वीपीएच पावर और हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ 2 वोल्ट, लोअर एलडीओ 1.25 वोल्ट, और वीपीएच पावर हमारा 3.7 वोल्ट। उसके बाद ये इस आईसी का जो सेक्शन होगा जिसके अंदर आएगी, उसको बोलते हैं हम लोग वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन। अब से हम यही बात करेंगे, वी रेगुलेटेड 2 है या वी रेगुलेटेड 1, और बाकी जो ये जिस पे कॉइल कनेक्टेड है, ये पूरा सेक्शन क्या है? वी रेगुलेटेड 1। ठीक है, तो जितनी भी कॉइल पावर होती है, हाँ वो वी रेगुलेटेड 1 है, यानी वी रेगुलेटेड 1 जो है इक्वल टू ऑल कॉइल पावर, कॉइल्स सर पावर। वीरेक 1 में सर वीपीएच भी आएगी क्या सर? वीपीएस तो इनपुट होगी ना, वीरेज 1 के में ही सेक्शन में इनपुट होगी, तभी तो आउटपुट बनेगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर। जैसे कि वीपीएच एक सप्लाई आई है तो एक कॉइल के जनरेट करने के लिए है, दूसरी आई है तो दूसरे कॉइल का जनरेट करने के लिए, तीसरी आई तीसरे के लिए, समझ रहे हैं? सर अगर जैसे 7 कॉइल लगी हुई है तो सर 7 कैपेसिटर पे एक में वीपीएच आएगी सर?
हाँ, जड़ में जो आईसी के कॉर्नर कॉर्नर पे कैपेसिटर लगी होती है ना, किनारे किनारे जस्ट सटे हुए, हाँ जी, हाँ जी। उसमें कम से कम 7 कैपेसिटर होंगे जिसपे बीपीएच आएगी ही आएगी, और उससे ज्यादा होगा बीपीएच का, 7 से ऊपर अच्छा होगी, सर, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो का भी सेक्शन होता है और उसके लिए भी बीपीएच जाती है, तो उसमें भी बीपीएच पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑडियो सेक्शन भी है ना, उसमें भी तो बीपीएच जाएगी। इसमें बी रेगुलेटेड 2 का भी सेक्शन है, उसमें भी बीपीएच जा रही है, तो उसके लिए भी बढ़ेगी। तो 7 तो होंगे ही होंगे, उसके ऊपर भी होंगे 1-2। ठीक है, सर ये VRAID 2 में जो आ रहा सप्लाई, ये फीडबैक है या फिर सप्लाई आएगा वापसी? अभी आएगा यहाँ पे वीरेज 2 में, तो यहाँ से वीरेज 2 की वोल्टेज भी तो जनरेट होगी, वीरेज 2 बनेगा ना। अभी वीरेज 2 है क्या, अभी बता देते हैं इसको। ये वीरेज 2 की, इसमें 3 नहीं, टोटल 1 से लेके 21 20 ऐसे बनेगी। इसमें बनेगा वीरेज अंडरस्कोर L1 से लेके L23 तक, L1 से लेके L23 तक की वोल्टेज बनेगी। ये एक एलडीओ वोल्टेज है पूरा पूरा। क्या है, एलडीओ। LDO। हाँ, ये 2 एलडीओ आए हैं और इन्हीं दोनों एलडीओ से ये पूरा एलडीओ बन गया, जिसके अंदर क्या होगा, लो करंट। क्या होगा, लो करंट। और जो क्वाइल पावर बनी है ना, यानी ये जो 2 क्वाइल पावर बने, इसके अंदर क्या होगा, हाई करंट। क्या होगा, हाई करंट। तो हाई करंट की वोल्टेज को वीरेज 2 में देके लो करंट की वोल्टेज में बदल लेते हैं, और ढेर सारी वोल्टेजेस बनती हैं, L1 L2 L3 L4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है L5। L5 का 1.8 वोल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम होगा उसका, वीरेज अंडरस्कोर L5 1P8। दिख रहा है ये वोल्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये कहां से बनेगा, वीरेज 2 का वोल्टेज है ये। हाँ, वीरेज 2 से। और वीरेज 1 से क्या बना है, जितनी भी क्वाइल पावर बनी है वो सब वीरेज 1 से बनी है, जिसमें क्या होता है, वीरेज 1 में क्या होता है, हाई करंट। क्या होता है, हाई करंट। हाई करंट। हाई करंट होता है। हाई करंट पढ़ पाएंगे, करंट लिखा है। ठीक है, जितनी भी क्वाइल पावर होती है ना, सब क्वाइल के अंदर जो वोल्टेज होती है उसके अंदर हाई करंट होती है, वोल्टेज में करंट ज्यादा होती है। ठीक है, जी सर। और जो वीरेज 2 से बनती है उनमें कैपेसिटर लगे होते हैं आउटपुट में, छोटे साइज के भी कैपेसिटर होते हैं उसमें। वो कैपेसिटर कैसे होते हैं, साइज में छोटे, यानी कि आईसी के बगल में जो बड़ी कैपेसिटर दिखेगी, समझ रहे हैं, जी। वो वीपीएच की होगी। वो किसकी होगी, वीपीएच की। और जो छोटी छोटी कैपेसिटर दिखती है ना, देखा होगा आपने, ओ VRAID 2। वो वीरेज 2 की होती है। वो ऊपर ऊपर एक अंदाजा लग जाता है। और बड़ी कैपेसिटर वीपीएच की। और जो कॉइल दिखेंगे वो क्या है, बड़े बड़े, वीरेज 1। हाँ ये वीरेज 1 है। इस तरह से एक आईसी को ऊपर से देख के अंदाजा लग सकता है बिना स्कीमेटिक खोले, कि छोटे वाले वीरेज 2 होंगे, बड़े वाले कैपेसिटर वीपीएच हैं, और बड़े बड़े जो कैपेसिटर लगे हैं कॉइल के आगे, वो कॉइल से कनेक्टेड दिखेंगे। वो साइज में थोड़े बड़े होंगे, वीपीएच से भी बड़े होंगे। ठीक है, या वीपीएच के इक्वल होंगे, तो वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, या बोर्ड के दूसरे साइड होते हैं, जस्ट बोर्ड के उसी साइड नहीं होते हैं, या इस कैपेसिटर से कॉइल से कनेक्टेड होते हैं। ट्रैक पूरी दिखती है कि वो कॉइल का ट्रैक मोटा सा आया, कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आईसी के जड़ में लगी हुई कैपेसिटर वीपीएच की है, आईसी के जड़ में ही आसपास में छोटे कैपेसिटर वीरेज 2 के हैं, और जो कॉइल है वो वीरेज 1 है, और कॉइल के आगे जो कैपेसिटर है वो भी वीरेज 1 के ही है। ठीक है, ठीक। एक बोर्ड को देख के ऐसा लगता है, अभी हम दिखाएंगे आपको एक बोर्ड में भी। और ये हो गया वीरेज 1 वीरेज 2। सर L1 से L23 L1 से लेके L23 तक वोल्टेज मिलती है, जिसमें इंपॉर्टेंट L5 है। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था। उसमें सभी 1.8 वोल्ट आता है। सब में 1.8 नहीं आता है, 1 वोल्ट भी आता है, 1 वोल्ट भी आता है, 0.9 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.8 भी आता है, 3.0 भी आता है, कई सारे वोल्टेज इसमें आते हैं वीरेज 2 में। जो तो इम्पोर्टेंट है स्कीमेटिक्स वो, बता। जो इम्पोर्टेंट है वो 1.8 है। वो अभी हम स्कीमेटिक पे चलेंगे तो दिखाएंगे उसको पूरा पूरा ठीक है कि सर। कितना आ रहा है। ठीक है, अभी तो हम एक समझा रहे कि आईसी के अंदर कैसा सर्किट होगा। फीडबैक समझ में आ गया, कॉइल की वोल्टेज समझ में आ गई, कॉइल की वोल्टेज में कौन ऑन रहेगा कौन ऑफ रहेगा समझ में आ गया, केवल मॉडर्न ऑफ रहेगा, बाकी सब ऑन रहेंगे जब चार्जर लगा के चेक करोगे आप तो। वीरेज 1 और वीरेज 2 समझ में आ गया कि क्या है वीरेज 1 वीरेज 2।
वीरेज 1 कॉइल पावर को बोलते हैं जिसमें करंट ज्यादा होती है। वीरेज 2 एलडीओ पावर को बोलते हैं जो एल सीरीज की वोल्टेज होती है। और वीरेज 1 जो होता है वो एस सीरीज की वोल्टेज होती है। क्या होती है? एस सीरीज की। मॉडर्न सप्लाई जो होगा वो S1 होगा, वीरेज S1 इसका नाम होगा मॉडर्न वाले का। और कोर का जो होगा वो S2 इसका नाम होगा, S2 वीरेज S2। लोअर एलडीओ S3 होगा और हायर एलडीओ S4 होगा। और मॉडर्न S5 बक सप्लाई जो है S5 और S6 होगी, जो बक सप्लाई इसको बोलेंगे एपीसी को, यही इसकी बक पावर है एपीसी सप्लाई एप्लीकेशन कोड S5 S6। और S7 जो होगा वो मेमोरी सप्लाई होगा। ये 7 कॉइलें आपको देखने को मिलेंगी। एस सीरीज की सप्लाइयां जो दिखेंगी स्कीमेटिक में वो वीरेज 1 में आएंगी। एल सीरीज की जो सप्लाइयां दिखेंगी वो वीरेज 2 में आएंगी। सर मैं कह रहा था ये वीरेज 1 में जो है जैसे हम चार्जिंग लगाते ही सारे कॉइल में सप्लाई बनना चाहिए वोल्टेज। हाँ, केवल एक को छोड़ के S1 छोड़ के मॉडर्न छोड़ के S1 वाली को छोड़ के बाकी सब पे बनना चाहिए। एक कॉइल छोड़ के बाकी सब पे बनना चाहिए। ठीक है सर। ये जो हायर एलडीओ है जो वीरेक के अंदर और लोअर एलडीओ है, ये सारी जो वीरेक 1 से निकल रही है वही निकल के इसी में जा रही है वापसी। हाँ, बस इस आईसी में, जिस भी फोन में ये आईसी लग जाए 439 हाँ, उसमें बस हाँ यहीं जी। से निकल के बस यहीं चली जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। मतलब ये फीडबैक वाली नहीं है मतलब लाइन, मतलब ये होती है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से आपका वो फीडबैक ओपन ही नहीं हो सकता, इंटरनल डायरेक्ट कनेक्ट होता है यहाँ पे सीधा सीधा, छोटी सी लाइन होती है वो। ठीक है सर। वो अभी स्कीमेटिक पे आप चलोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वोल्टेज क्यों बनती है? केवल ये वीरेज 2 को एक्टिवेट करने के लिए। ये जो दोनों बन रही है ना कॉइल पावर, यहाँ पे केवल इस आईसी में ऐसा होता है कि ये दोनों हायर एलडीओ लोअर एलडीओ यहीं से बनेगी और यहीं आईसी में चली जाएगी। लेकिन इसकी जगह दूसरा पावर आईसी हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अभी इतना अगर आपने वोल्टेज देखा बनते हुए 1.8 बन गया बोर्ड में और सभी कॉइल पे वोल्टेज बन रही है एक कॉइल को छोड़ के और 1.8 बन रहा है ईडीएल पॉइंट पे, ये कहां पकड़ा जाएगा वोल्टेज? ये वोल्टेज जो है ईडीएल के साइड में मिलेगा, टीपी पर, ईडीएल टीपी के साइड वाली टीपी। ठीक है, ईडीएल के बगल में एक टीपी होता है ना, हाँ जी सर। उस पे 1.8 मिलेगा। जो शॉर्ट करते अगर हैं उसके तो शॉर्ट करते हैं तो यही 1.8 को सीपीयू में देते हैं तो सीपीयू फोर्सफुली अपना पोर्ट बनाता है। समझ रहे हैं? शॉर्ट करते हैं तो यही 1.8 सीपीयू में देते हैं, जब ट्विजर से शॉर्ट करके जैसे ही केबल डालेंगे तो सीपीयू फोर्सफुली अपना पोर्ट बना लेगा, इसलिए ये ईडीएल पे 1.8 जाता है। तो यही 1.8 हमारा इंपॉर्टेंट है। यही 1.8 ईएमएमसी की वीसीसी क्यू वोल्टेज भी है, ईएमएमसी में भी ये वोल्टेज जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, बिना इसके फोन ऑन नहीं हो सकता, बिना इसके तो फोन कभी ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जरूरी है। अगर ये बन गया तो इसका मतलब है कि हमारे बोर्ड में जो है पावर लेवल पूरी तरह से पावर आईसी का बन चुका है। ठीक है, पावर आईसी का पावर लेवल क्या है? कंप्लीट हो चुका है। इतना क्लियर है? सर वोल्टेज चेक अगर वो बैटरी पे होगा या चार्जर पे होगा? क्या वो ये वोल्टेज चेक कैसे करेंगे? बैटरी पे चेक करेंगे या चार्जिंग लगा के? चार्जिंग लगा के? बैटरी पे तो कुछ नहीं बनेगी ना, बैटरी लगाएंगे जब तो केवल वीपीएच बनेगी और पावर बटन की वोल्टेज बनेगी, ऑन ऑफ बटन की। तो सर स्टक हो गया तो उस दौरान भी तो बन जाती है वोल्टेज। तो बैटरी जब लगाते हो आप ना, केवल बैटरी और पावर बटन नहीं दबाओगे आप, जी तब ये वोल्टेज नहीं बनेगी। लेकिन जब पावर बटन दबा दिया आपने तो ट्रिगर हो गई ना आईसी, तो आउटपुट कॉइल की पूरी वोल्टेज बनने लगेगी, तब ये स्टेबल दिखेगा। स्टक रहेगा अगर एमएमसी प्रॉब्लम रहेगी तभी। ठीक है, अच्छा। अगर फोन डेड ही रहा, पावर बना, छोड़ने पे 0 हो गया, तब फिर ये भी नहीं बनेगा। जब तक दबाए रहेंगे तब तक बनेगा, जैसे छोड़ेंगे बंद हो जाएगा। तो चार्जिंग लगा के चेक करना होगा बैटरी के साथ। चार्जर लगाएंगे, चार्जिंग आईसी का पावर गुड भी इसके अंदर आएगा, तभी आउटपुट जनरेट करेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना देते, एक मिनट छूट रहा था ये। अच्छा, चार्जिंग आईसी से वीपीएच पावर आया, उसका पावर गुड इसके अंदर चाहिए। चार्जिंग आईसी से क्या चाहिए? चलिए यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, क्या चीज? पावर गुड सिस्टम ओके, यही 2 लाइन नाम होता है उसका। 1.8 वोल्टेज होता है। जैसे ये पावर गुड आएगा चार्जिंग आईसी से, ठीक है, चार्जिंग आईसी से जैसे ये पावर गुड आएगा 1.8, इसकी टीपी भी होती है, यहाँ पे चेक हो सकता है। जैसे पावर गुड आएगा इस आईसी के अंदर और वीपीएच पावर आएगा तो खट से ये आईसी ऑन हो जाएगी, तुरंत आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देगी। और अगर चार्जिंग आईसी पावर गुड ही जनरेट नहीं कर रहा है, केवल वीपीएच बना रहा है, तो ये आईसी आउटपुट बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। इसके आउटपुट कॉइलों पर कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगी। उस टाइम आपको पावर गुड चेक करना है। अगर पावर गुड नहीं बन रहा है या कम बन रहा है तो चार्जिंग आईसी बदलना है।
चार्जिंग आईसी में बूट कैपेसिटर पे जब तक 8 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक वो पावर गुड जनरेट नहीं करेगी, ठीक है। जब आईसी स्विच करेगी, उसका चार्जिंग सेक्शन स्विच करेगा तो पावर गुड जनरेट होगा, तब आईसी का पावर आईसी भी ऑन होगा, फोन का पावर आईसी भी ऑन होगा तब। तो चार्जर लगाते ही ये पावर गुड ही बनता है, और जब बैटरी लगाओगे तो क्या पावर गुड बनेगा? नहीं बनेगा, केवल वीपीएच बनेगा। इसीलिए आईसी ट्रिगर नहीं होती है। जब पावर बटन दबाते हो आप तब ये आईसी ट्रिगर होती है, ठीक है ना। जी ये पावर सर, लेवल अगर 1.8 बन गया तो, हाँ बताइए। सर ये पावर बटन सर, दबाने के बाद में ये क्या नाम है, जो सिस्टम ओके है, ये बन जाएगा क्या? हाँ, पावर बटन दबाएंगे तो ये सिस्टम ओके बनेगा। अगर एमएमसी का दिक्कत है तो ये बनेगा ना? हाँ, एमएमसी की दिक्कत है तो फोन ट्रिगर हो जाएगा और ये बनने लगेगा, और आपका फोन जो है पूरा वोल्टेज स्टेबल बनाएगा, और वोल्टेज स्टक रहेगा, 1.8 भी बनेगा। लेकिन जब भी डेड फोन आए आपके पास और उसमें सिंगल पीएम बेस फोन हो, ये सिंगल पीएम है, पीएमआई है ना ये चार्जिंग वाली, ये सिंगल पीएम है, इसके साथ 632 लगी होती है, 632 चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी इसके साथ कौन सी लगी होती है? पीएमआई 632। तो ये बीपीएच पावर और पावर गुड देगी इसको, ये आउटपुट बनाएगा और वो 1.8 बनाएगा। 1.8 तक का अगर काम हो गया तो इसका मतलब है कि हायर एलडीयू बना, और हायर एलडीयू दोबारा इसके वीरेज 2 में गया और कन्वर्ट होकर 1.8 बना लिया, यानी आईसी का एक सेक्शन पूरी तरह से ऑन है, 2 सेक्शन दिख रहा है। अब सर अब इसकी आता है क्लॉक लेवल। हाँ बताइए। कह रहे थे कि L5 पे 1.3 है, इसका मतलब कि फीडबैक सब ओके है सभी हाँ, कॉलों का? L5 एकदम, अगर L5 की 1.8 बन गई ना तो सारी कहानी ओके है, ठीक है। सभी कॉलों का फीडबैक ओके है सर? सर इसको और फिर कोई सर प्रॉब्लम? ईडीएल पॉइंट पे चेक करेंगे ना सर? हाँ, ईडीएल पॉइंट, जैसे आप ना ईडीएल पॉइंट के बगल वाली पॉइंट, ईडीएल पॉइंट तो अपना दूसरा है ना, जैसे यहाँ पे ईडीएल हाँ जी, जैसे मतलब लिखते हैं उसके, हाँ जी, उसके साथ वाली टीपी, मतलब ना, साथ वाली टीपी लिंक पाइप है, ईडीएल है ना उसमें, ईडीएल पॉइंट। हाँ जी सर। तो उसका ये बगल वाली जो टीपी होती है ना, ये वाली 2 टीपी है ना इसमें। ओ भैया, चलो ठीक है, समझ गया। ये 2 टीपी है ना, इसमें से एक पे आएगी 1.8, एक पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सर मतलब ये 1.8 वोल्ट स्टेबल बन गया तो इसका मतलब वीरैग और सॉरी वीरैग 1 और वीरैग 2 दोनों ओके हैं? हाँ, यानी पावर आईसी का पावर ओके है। अब क्या चाहिए? क्लॉक। क्लॉक चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? रीसेट, है ना। क्लॉक के बाद रीसेट, फिर वो सीपीयू से इनेबल निकलेगा, फिर सीपीयू डेटा आउट करेगा, पीसी डेटा, है ना। सीपीयू से इनेबल निकलेगा और फिर कॉइलों का सीपीयू डायोड वैल्यू कितना होना चाहिए? अब बता देते हैं उसको, फिर हम चलते हैं आगे। और एक बार वो क्लॉक सेक्शन भी थोड़ा बता लेते हैं, अभी हम उसको बताएंगे। डायोड वैल्यू कितना होना चाहिए, बीप आता है तो क्या करेंगे, और बीप कितना आता है तो बीप के साथ कुछ रीडिंग आती है, वो कितना होना चाहिए वो भी बता देते हैं। पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बेसबैंड क्लॉक भी होगा ना सर इसमें? अभी वो तो बताया नहीं ना, अभी तो केवल पावर बताया। अब चलते हैं क्लॉक के ऊपर, ठीक है। ठीक है। ये है हमारा सीपीयू, और इसमें लगा है एक यहाँ पे क्रिस्टल। क्रिस्टल में यहां से फ्रीक्वेंसी जाएगी और उधर से फ्रीक्वेंसी आएगी। ये क्रिस्टल होगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का, जो कि कॉलकॉम में लगा होगा। अगर यही मीडियाटेक होता तो उसका अलग होता है, कॉलकॉम का अलग होता है। कॉलकॉम में 5G फोन में भी अलग होता है। तो ये आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 19.2 मेगा क्रिस्टल इन और आउट क्या है। तो पावर आईसी से फ्रीक्वेंसी 19.2 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल में जाएगी, क्रिस्टल से स्मूथ होकर वो फ्रीक्वेंसी दोबारा पावर आईसी में आ जाएगी। बस इतना ही काम होता है क्रिस्टल का। और फिर उसके बाद यहाँ से स्लिप क्लॉक जनरेट करके एक रजिस्टर लगा होगा, और वो स्लिप क्लॉक जो है इसको मिल जाएगी सीपीयू को। स्लिप क्लॉक, स्लिप क्लॉक क्या होता है? आरटीसी क्लॉक होता है, रियल टाइम क्लॉक, जो कि हमारा 32 किलो हर्ट्स होता है। किलो हर्ट्स, 32 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो है सीपीयू को मिलेगी पावर आईसी से सबसे पहले। यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर होगा, ये भी ओपन हो जाता है कभी कभी, या ये डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फ्रीक्वेंसी आउट नहीं करेगा, कम करके डिस्टर्ब करके भेजता है, तो भी फोन हमारा नॉट रिकॉग्नाइज करेगा और डेड हो जाएगा। सीपीयू नॉट रिकॉग्नाइज करेगा और डेड हो जाएगा, सीपीयू का वो पोर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। सिंगल पीएम बेस फोन में, डबल पीएम में नहीं, डबल पीएम में डेड हो जाएगा। अब सीपीयू के अंदर से यहां से आएगा बेसबैंड क्लॉक इनेबल, एक इंटरनल लाइन होता है, ये लिखा रहेगा बीबी क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक इनेबल, और वहां से फिर बेसबैंड क्लॉक जनरेट होगा, एक रजिस्टर से होकर इसके अंदर आ जाएगा सीपीयू के अंदर, जिसका नाम होगा बेसबैंड क्लॉक। कितना? तो क्रिस्टल पे कितना बना है? 19.2 मेगाहर्ट्ज।
पहले किलोहर्ट्ज में गई है, यानी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी गई है, फिर इनेबल आया है, फिर पूरी बड़ी सी फ्रीक्वेंसी जो है वो चली गई सीपीयू के अंदर। अब सीपीयू को पूरा क्लॉक सिग्नल मिल चुका है जो कि 19.2 मेगाहर्ट्ज का है, 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। अब सीपीयू पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए रेडी होगा। तो एक्टिव होने के लिए रेडी होगा तो इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रीसेट। अगर सोया हुआ आदमी अचानक से जग जाए और उसको कोई कमांड ना मिले दिमाग से, तो वो कुछ सोच पाएगा? उसको लगेगा ना कहाँ पे है, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। तो आदमी को तुरंत रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सीपीयू को तुरंत क्या करना है? रीसेट। सीपीयू को पावर आईसी क्या करेगा? तुरंत एक रीसेट सिग्नल भेजेगा, जिसका एक कैपेसिटर होता है, जिसपे चेक कर सकते हैं क्या नाम होगा उसका? पावर ऑन रीसेट। 1.8 वोल्टेज इसमें होगा। और जैसे ही पावर ऑन रीसेट सीपीयू में पहुंचेगा तो तुरंत सीपीयू क्या करेगा? क्या भेजेगा? पावर आईसीओ के दो, चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों को चेक करेगा सीपीयू। किस ट्रैक से, किस लाइन से चेक करेगा? एसपीएमआई लॉजिक से, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा। ये लाइन यहां से निकल के ये पीएम में भी जाएगी और पीएमआई में भी जाएगी। एसपीएमआई क्लॉक डेटा इस पीएम के अंदर भी जाएगी। सर इसमें होल्ड है क्या? क्या हुआ? पीएस होल्ड इसमें छूट गई। अभी कहाँ छूट गया? अभी प्रोसेस पूरा करने दीजिए। ये समझ में आया? एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डेटा, एसपीएमआई डेटा ये पीएमआई में भी जाएगा और पीएम में भी जाएगा। ये पीएमआई में भी जाएगा और पीएम में भी जा रहा है। उसके बाद जब दोनों आईसीयू का डेटा सीपीयू को मिल जाएगा, दोनों आईसीयू का डेटा सीपीयू को मिल जाएगा कि दोनों आईसीयू में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो सीपीयू तुरंत यहां से पावर सीक्वेंस होल्ड नाम का एक वोल्टेज इसको दे देगा, जिसको पीएस होल्ड बोलते हैं। अब अगर एसपीएमआई लॉजिक में कुछ भी प्रॉब्लम दिखा तो सीपीयू से पीएस होल्ड नहीं निकलेगा और सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगी, टोटल वोल्टेज वेरिएशन में आ जाएगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा मल्टीमीटर में, यहां तक कि क्लॉक सिग्नल भी, स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक भी वेरिएशन में आ जाएगा। पावर ऑन रीसेट भी वेरिएशन में आ जाएगा। पीएस होल्ड नहीं बनेगा सीपीयू से। पीएस होल्ड की एक टीपी होती है, उस टीपी पे उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पीएस होल्ड नहीं होगा। यानी कि अगर फाइनल डेड फोन में आप पीएस होल्ड चेक कर लो तो सीधा समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। अगर पीएस होल्ड नहीं बन रही है तो सीधा समझ जाओ कि फोन में या तो सीपीयू गया हुआ है, या तो पावर आईसी गया हुआ है, या तो कोई लाइन ओपन है, जो हम आगे अभी बताएंगे। ये क्लियर है? सर पीएस होल्ड कितना बनता है सर? 1.8 वोल्ट। 1.8। सर ये कोई और जगह पे अगर कुछ शॉर्टिंग वगैरह रहा तो तब भी पीएस होल्ड बन जाता है क्या? नहीं, अगर सारी वोल्टेज स्टेबल है, वेरिएशन में है, तो 1.8 वाली बननी चाहिए। बाकी सीपीयू का रिक्वायरमेंट हम जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीपीयू पीएस होल्ड क्यों आउट करेगा, कब आउट करेगा। ठीक है, अभी पावर आईसी का केवल पढ़ रहे हो आप। इसके बाद सीपीयू पढ़ाएंगे जब ना, तो सीपीयू की रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी ऐसी वोल्टेज है जो सीपीयू को ऑन करती है, वो पढ़ेंगे हम लोग। ये पूरी वोल्टेज नहीं चाहिए सीपीयू को। सीपीयू को कौन कौन सी वोल्टेज है जो ऑन करती है वो चेक करना है। अगर वो सही है, थोड़ा सा मैं माइक बंद कर रहा हूं। अगर वो सही है, सीपीयू का रिक्वायरमेंट अगर पूरा है, सीपीयू की सारी वोल्टेज सीपीयू को मिल रही है, क्लॉक मिल रही है, रीसेट मिल रही है, तो पीएस होल्ड क्यों नहीं निकाल रहा है? एसपीएमआई लाइन भी सही है, तो पीएस होल्ड ना निकालने का कारण क्या हो सकता है? या तो चार्जिंग आईसी खराब है, या तो पावर आईसी खराब है, या तो सीपीयू खराब है, या तो सीपीयू के अलावा ईएमएमसी की डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ईएमएमसी के डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टोरेज में कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तब भी सीपीयू पीएस होल्ड नहीं निकालता है। दिख रहा है? ये पूरा स्टेप आपको जो है फाइनल स्टेप पीएस होल्ड तक का है। किसका माइक है जिसमें इको आ रहा है, आवाज मेरा डबल हो रहा है? आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? प्रवीण जी आप ही का है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? इको जो आ रहा है वो आप लोगों को तो नहीं सुनाई दे रहा है? आपका आवाज साफ नहीं 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 सर, बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ सही है आ सर। रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो उनके से केवल मेरे को दिख रहा था आवाज इको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हम ये थोड़ा सा जो किनारे लिखा हुआ इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम जीआर के बारे में बात करते हैं। तो एपीसी लाइन, कोर लाइन और मेमोरी लाइन और मॉडेम लाइन,
इन 4 लाइनों की ही बीप साउंड आ सकती है। लोअर एलडीओ हायर एलडीओ पे कभी बीप नहीं आता। अगर बीप आता है तो खत्म है पावर आईसी, या फिर वो जहां जा रहा है वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकती है। बारी बारी से उनको उठा के चेक करते हैं। सबसे पहला काम पावर आईसी ही उठाते हैं, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ अगर शॉर्ट आ रहा है तो। ठीक है, इन 4 कॉइलों में से एपीसी की 2 कॉइल होती है, तो उन दोनों पे बीप साउंड आएगा। बीप का मतलब क्या, बजर रेंज पे जब आप चेक करोगे ना तो वहां पे बीप आएगा, और बीप के बाद आपको तुरंत उसकी डायोड वैल्यू चेक करनी है। चलो बीप आ रहा है, मान लिया बीप आ रहा है सब पे,